बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज SK19। तो हमने 82 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर ये बताया गया है कि जो C5 और C6 वर्टिब्रा के दरमियान में लीजन है तो नर्व इन्वॉल्व होगी C6। तो आपने रट्टा मारना है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है लाइक उसके ऊपर से नर्व गुजरती होती है, लाइक C1 नर्व C1 वर्टिब्रा के ऊपर से गुजरती है। इसके बाद वो कौन सा ट्रैक है जो लैटरल स्पाइनोथैलेमस ट्रैक के साथ मिलकर काम करता है, तो वो है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। अब इसको गौर से समझना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का फंक्शन क्या होता है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एक सेंसरी ट्रैक है। सेंसरी ट्रैक को आप असेंडिंग पाथवे भी कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, जबकि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एक मोटर ट्रैक है। मोटर ट्रैक को डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं क्योंकि इसने नीचे आना है, जबकि सेंसरी ट्रैक को असेंडिंग पाथवे कहते हैं क्योंकि इसने ब्रेन की तरफ जाना होता है। अब एक बात रट्टा मारना कि जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है उसने करना क्या होता है, इसने पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को कैरी करना होता है। ठीक हो गया। और फिर इसने इसको जब ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सेंसेशन को कैरी करता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे एंटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल पार्ट के अंदर होता है। फिर ये उसी के अंदर ही डीकसेट कर जाते हैं, उसके फाइबर दूसरी साइड पे चले जाते होते हैं। फिर ये थैलेमस से होते हुए स्पेसिफिकली वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस से होते हुए ये कहाँ जाते हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का फंक्शन क्या होता है, पेन और टेम्परेचर को कैरी करना। ठीक हो गया। जबकि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का फंक्शन क्या है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एक मोटर ट्रैक होता है। मिड ब्रेन के अंदर रेड न्यूक्लियस होता है, वहां से निकलता होता है और ये अपर लिम्ब की फ्लेक्शन कराता होता है, फाइन मूवमेंट करवाता है। अब ये दोनों कैसे लिंक है, अब आपने इसको ऐसे समझना है, एक रिफ्लेक्स होता है फ्लेक्सर या विड्रॉल रिफ्लेक्स, उससे समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पिन चुभी है, कोई पिन वगैरह चुभ गई है या कोई पेन आपको मिला है, कोई सुई चुभ गई है, तो आप अपने हाथ को क्या करते हो, फौरन ही विड्रॉ करते हो, फौरन ही फ्लेक्स करते हो, फौरन ही उसको अवे मूव करते हो। क्लियर, समझ आ गया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आपको पेन सेंसेशन होता है ना तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूब्रोस्पाइनल ट्रैक मूव करता है ताकि पेनफुल स्टिमुलस से आपके लिम्ब को अवे मूव करे। तो अवे मूव कराने के लिए रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रीनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय, तो यहाँ पे चार्ली लिखा हुआ, चार्ली नहीं है, अल्फा है। इंटर लोब्यूलर आर्टरी होती है, इंटर लोब्यूलर आर्टरी होती है। सही हो गया। अब आपको रीनल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो किडनी होता है ना, किडनी में कॉर्टेक्स होता है, किडनी में एक मेडुला होता है और इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है रीनल आर्टरी। अब जो रीनल आर्टरी होती है एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलती है। तो रीनल आर्टरी से सबसे पहले निकलती है सेगमेंटल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरी से निकलती है इंटर लोबार आर्टरी। इंटर लोबार आर्टरी, इंटर लोबार आर्टरी ये वो आर्टरी होती है जो कि रीनल पिरामिड्स के दरमियान में से गुजरती है। तो अगर आपसे सवाल पूछे रीनल पिरामिड्स के दरमियान में से कौन सी आर्टरी गुजरती है, तो उसका नाम है इंटर लोबार आर्टरी। फिर इंटर लोबार आर्टरी से बनता है आर्कुएट आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी से बनता है इंटर लोब्यूलर आर्टरी। कौन सी बनती है, इंटर लोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी किसको सप्लाई करती है, कैप्सूल को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, कैप्सूल को सप्लाई करती है। और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से निकलती है आफरेंट आर्टरियोल, और आफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, कहने का मतलब है ग्लोमेरुलस। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर ग्लोमेरुलस से निकलता है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से निकलती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि कॉर्टेक्स में होती है, या वाजा रेक्टा जो मेडुला के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर उससे वेन्स शुरू हो जाती है। तो समझ आ गया होगा। तो जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है वो रीनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। ठीक है। अब जो रीनल कॉलम्स होती है ना, रीनल कॉलम्स में कौन सी आर्टरी होती है, इंटरलोबार आर्टरी। ठीक हो गया। यानी जो रीनल कॉलम्स है या पिरामिड्स के दरमियान में कॉलम्स होते हैं उनके अंदर इंटरलोबार आर्टरी है, जबकि कैप्सूल में इंटरलोब्यूलर आर्टरी है। हाइलम में कौन सी होती है, सेगमेंटल आर्टरी। सबसे पहले रीनल आर्टरी, उससे सेगमेंटल आर्टरी, फिर उससे इंटरलोबार आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर आफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल नहीं, आफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या वाजा रेक्टा, फिर वहां से वेन्स आना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक यंग गर्ल है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और वीजिंग है। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाए और वीजिंग आ जाए तो आपने एस्थमा या फिर दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर पे जाना है। ठीक हो गया।
वीजिंग हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि C1 डेफिशिएंसी है, C1 नहीं है, C1 एस्ट्रेस डेफिशिएंसी है। C1 एस्ट्रेस करता क्या होता है, C1 को इनहिबिट करता होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है। ठीक है। अ, तो यानी उसमें C1 एस्ट्रेस की डेफिशिएंसी हो गई है, और C1 एस्ट्रेस की डेफिशिएंसी की वजह से एंजियोएडिमा आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद है, जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से CRH प्रोड्यूस होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो ACTH की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और ACTH कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे अर्ली इन स्ट्रेस कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, CRH, और मेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है। अगर स्ट्रेस के साथ वेजो कंस्ट्रक्शन है तो आपने कैटेकोलामीन्स में जाना है, लाइक एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या डोपामीन होता है। इसके बाद है कि विटामिन डी का मेटाबोलाइट्स कौन सा यूज करते हैं फॉर लेबोरेटरी असेसमेंट, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, 25 हाइड्रोक्सिलेज, जिसको कैल्सीडायोल भी कहते हैं। अब जो विटामिन डी होता है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए विटामिन डी को बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल। पहले इसमें 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है, कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है। फिर 1 हाइड्रोक्सिलेशन किडनी के अंदर होती है, फिर वहां से कैल्सीट्रायोल बनता है। अब जो विटामिन डी को रेगुलेट करने वाला कौन होता है, PTH होता है। यहाँ से कैल्शियम भी हो सकता है, लेकिन जो मेन हार्मोन है वो PTH होता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने ये लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो एंडोर्फिन्स होते हैं, ये ब्रेन के किस पार्ट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, वो है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में काफी ज्यादा होते हैं। और एंडोर्फिन्स करते क्या है, ये एनर्जीजिया पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, पेन को सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद ये है, पेन को मीडिएट करने वाला कौन सा होता है, मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है पेन को मीडिएट करने वाला, वो ब्रेडिकाइनिन है, लेकिन वो तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे जाना है। ब्रेडिकाइनिन अगर वो नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे जाना है आपने। क्लियर। ठीक हो गया। जो फीवर को मीडिएट करने वाले इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा आते हैं, जबकि वेजोडायलेशन कराने वाले सारे 2 है, E2, D2, E2, F2। क्लियर। इसके अलावा जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस है वो कौन कौन सी होती है, C3 है, C4 है, C5 है, ये सारा तो आपने पढ़ा होगा। और C5 है आपका कीमोटैक्सिस भी कराता होता है। अच्छा, वैसे कीमो, ये तो कीमो आगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद एक एथलीट्स था जो कि हाई जंप प्ले कर रहा था, लेकिन ग्लूटियर रीजन में पेन हो गया। अब वो ना अपने हिप को फ्लेक्स कर सकता है और ना नी को एक्सटेंड कर सकता है। दैट मींस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स की पैरालिसिस हो चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या है, एवलियन ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ से सार्टोरियस मसल निकलता है, और जो सार्टोरियस होता है वो हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन कराता होता है। क्लियर। और नर्व कौन सी होती है, फीमोरल नर्व होती है, फेमरल नर्व होती है, L2, L3, L4। सॉरी। विच पार्ट ऑफ हाइपोक्सिया, कौन सा हाइपोक्सिया है जिसमें PO2 कम हो जाती है और ए एल्व्यूलर आर्टीरियल ग्रेडियंट बढ़ जाता होता है, यानी एल्व्यूलाई में हवा आ रही है लेकिन आर्टरीज के अंदर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बढ़ गया है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, हाइपोक्सिया की सारी टाइप्स आ रही है। ठीक हो गया। हाइपोक्सिया की टाइप्स, अब हाइपोक्सिया की टाइप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर। ये सारा फिजियोलॉजी का सवाल है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर है राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक हो गया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम है। अब उसके क्या क्या काज हो सकते हैं, नंबर 1, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम है, जिसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सीमिया कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हो आप। ठीक हो गया। नंबर 2, एनीमिक हाइपोक्सिया के ब्लड में H भी कम है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। तीसरा हो सकता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, जो कि शॉक में देखने को मिलता है। और चौथा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, कि जो सेल्स होते हैं वो यूज ही नहीं कर पा रहे साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर। अब जो ए ग्रेडियंट ज्यादा है, ए ग्रेडियंट ज्यादा होने का मतलब है कि एल्वुलाई में तो ऑक्सीजन आ रही है लेकिन वो ब्लड में एंटर नहीं हो पा रही, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, नंबर 1, डिफियन को कम करना है, फाइब्रोसिस करा दो। नंबर 2, V/Q डिफेक्ट करा दो, वेंटिलेशन परफियन डिफेक्ट करा दो। अगर V/Q 0 है, इसका मतलब है वेंटिलेशन 0 है और पेशेंट को क्या है, पेशेंट को कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर V/Q इन्फिनाइट है तो इसका मतलब है, कोई ना कोई कहने का मतलब है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है। परफियन 0 है, वेंटिलेशन जाया हो रही है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। ठीक हो गया। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। ये राइट टू लेफ्ट शंट है,
और राइट टू लेफ्ट शंट आपको क्लासिकली देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होगा, सारा राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में चला जाएगा, परफियन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको ए ग्रेडियंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। अब जो नॉर्मल ग्रेडियंट होता है कितना होता है, 0 से लेकर 10 तक का होता है, और इसकी जो रेशो होती है वो 0.8 होती है, 0 से लेकर 10 और 0.8। इसके बाद एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुकी है, अब उसमें मेटफॉर्मिन दे रही है। अब जो मेटफॉर्मिन होती है ना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है, ग्लूकोज की और फैट्स की, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन को कम कर देती है। दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद एक पेशेंट है एटीटी के ऊपर है, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के ऊपर है, जिसमें आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, आइसोनियाजाइड और पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल आता है, और उसको बिग टो की स्वेलिंग है। जब बिग टो की स्वेलिंग है, उसको गाउट हो गया है, जो कि पिराजिनामाइड की वजह से होता है। तो आइसोनियाजाइड की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, B6 की डेफिशिएंसी होती है, रिफेम्पिन में जो सिक्रेशंस होती है वो रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है, इथेम्ब्यूटोल में आइस के ऊपर चेंजेस मिलती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, पिराजिनामाइड गाउट करवाता है। इसके बाद ये है कि स्कीमिया इन्फेक्शन और इन्फेक्शन सारी सेल इंजरी कराते हैं। इन सब में क्या है, जब भी सेल इंजरी होती है ना, चाहे वो स्कीमिया की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, तो आरओएस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती होती है। जब आरओएस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, तो वो क्या करता है, वो आगे सेल्स के कंपोनेंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेनी है। आरओएस क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद फोर आर्म की नंबनेस है, ये बहुत सेंसरी लॉस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उसकी हैंड की मूवमेंट नहीं हो पा रही। डायग्नोस क्या हुआ है, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में क्या होता है, अब इसकी डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, और यहाँ पे डायग्राम की फैसिलिटी भी नहीं है। चलो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सब क्लीवेन स्टील सिंड्रोम है, नाम पे अगर फोकस करो कि सब क्लीवेन आर्टरी ने चुरा लिया, ब्लड को चुरा लिया, ठीक हो गया। अब सब क्लीवेन यानी एक वो सिंड्रोम है जिसमें जो ब्लड फ्लो है वो आपने चुरा लिया है, आपने ब्रेन से आर्म की तरफ ब्लड फ्लो ले आए हो, अपर लिम्ब की तरफ ब्लड फ्लो को चुरा लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सब क्लीवेन आर्टरी में नर्विंग हो चुकी है। अब एक बात रट्टा मारना कि जो सब क्लीवेन आर्टरी होती है ना, सब क्लीवेन आर्टरी से निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी। सब क्लीवेन आर्टरी से कौन सी आर्टरी निकलती है, वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, ठीक हो गया। अगर सब क्लीवेन आर्टरी के प्रोक्सिमल पार्ट की ओक्लूजन है, अगर सब क्लीवेन आर्टरी के शुरू वाले पार्ट की ओक्लूजन है, सब क्लीवेन आर्टरी ने वर्टिब्रल आर्टरी देनी होती है, और वर्टिब्रल आर्टरी ने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना है, ठीक हो गया। और दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलके बेसिलर आर्टरी बनती है, और वो असल में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अब होगा क्या, होगा ये कि सपोज सब क्लीवेन आर्टरी में स्टीनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है, खासतौर पर प्रोक्सिमल पार्ट में, यानी वो पार्ट जो वर्टिब्रल आर्टरी को ब्रांच देने वाला था उससे पहले नैरोइंग हुई है। तो फिर क्या होगा, आपके जो अपर लिम है उसके तरफ ब्लड फ्लो कम आ रहा होगा, तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है, जो अफेक्टेड साइड की होती है, वो दूसरी साइड से ब्लड लेना शुरू कर देती है, दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी से ब्लड लेना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलता है, या फिर ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, या फिर ये टाकायासु आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, उसमें भी नैरोइंग आपको देखने को मिलती है। इसमें ना पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट जब भी एक्सरसाइज करेगा, काम करेगा, कोई भी एक्सरसाइज करेगा, तो उसका ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे लाइक सिनकोपी, डिजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, नंबनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और आर्म में आपको आर्म में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि हाथ में कमजोरी है, पेन है, पल्स कम हो सकती है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद ट्रैकिया और इंफ्राहायोइड इसके दरमियान में एक आर्टरी पाल्पेबल होती है, दिस इज कॉल्ड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जो ट्रैकिया होता है और हायोइड बोन से नीचे हम यहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करती होती है, कैरोटिड पल्सेशन लेते हैं। इसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ प्रिंस मीटल एंजाइना, तो रट्टा मार लेना, प्रिंस मीटल एंजाइना के अंदर बीटा ब्लॉकर कभी भी मर के भी नहीं देने, तो उसमें आप क्या दोगे। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, लेकिन वो तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम फिर क्या करें, नाइट्रोप्रोसाइड ही लगा सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड। क्लियर?
तो ये बात रट्टा मार लेनी है। अब ना नाइट्रोपोरोसाइड्स और नाइट्रेट्स इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि नाइट्रोपोरोसाइड और नाइट्रेट्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहला रट्टा मारना है कि जो नाइट्रेट्स वो है और नाइट्रेट्स को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स और नाइट्रोपोरोसाइड ये दोनों वेसोडायलेटर होते हैं। जो नाइट्रोपोरोसाइड है ना, ये वास्कुलर स्मूथ मसल पे जाके एक्ट करता है, डायरेक्टली एक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो साइक्लिक जीएमपी मैकेनिज्म के जरिए काम करता है और जो नाइट्रोपोरोसाइड है उसने आर्टरीज की और वेन्स की दोनों की डायलेटेशन करानी है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम होगा। दैट इज वाई ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। जबकि नाइट्रेट्स है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ये वीनो डायलेटर होते हैं, वेन्स को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होता है, प्रीलोड कम होता है, ऑक्सीजन डिमांड कम होती है और ये एंजाइना में इस्तेमाल होती है। तो नाइट्रोपोरोसाइड कहाँ इस्तेमाल होती है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं, जबकि नाइट्रेट्स आपके स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसके हेड पे इंजरी हुई है और फिर वो अनकॉन्शियस रह गया फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो फिर और सीटी स्कैन पे क्रिसेंट शेप है। क्रिसेंट शेप आपको सब ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है एपिड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमा में डिफरेंशिएट करने में। ठीक हो गया? तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपने एपिड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमा को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। क्लियर? जो एपिड्यूरल और सबड्यूरल दोनों ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, लेकिन जो एपिड्यूरल हीमाटोमा है उसमें ब्लीडिंग स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान में होती है, ड्यूरा के बाहर पड़ी होती है, स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान में पड़ी होती है। जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा में जो ब्लीडिंग है वो ड्यूरा और एराक्नाइड के दरमियान में पड़ी होती है, ड्यूरा से नीचे पड़ी होती है। जो एपिड्यूरल हीमाटोमा यंग पेशेंट में देखने को मिलता है, सबड्यूरल हीमाटोमा आपको ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है। दोनों हेड ट्रॉमा की वजह से होते हैं। खास तौर पर जो आपका होता है टीरियोन वाला पॉइंट है, ये उस पे देखने को मिलता है एपिड्यूरल हीमाटोमा। जो एपिड्यूरल हीमाटोमा आर्टीरियल ब्लीडिंग की वजह से होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन के रप्चर होने की वजह से होता है। एपिड्यूरल हीमाटोमा मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से होता है, जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा ये कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन के रप्चर होने की वजह से होता है। ये बूढ़े पेशेंट में देखने को मिलता है जिनमें ब्रेन की एट्रोफी होती है, वेन स्ट्रेच हो जाती है। अब जो एपिड्यूरल हीमाटोमा उसका रैपिड ऑनसेट होता है क्योंकि आर्टरी से ब्लीडिंग हुई है, हाई प्रेशर होता है। और जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा में जो ऑनसेट होता है यूजुअली एक्यूट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्रॉनिक ऑनसेट होता है। एपिड्यूरल हीमाटोमा में ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है कि पेशेंट का ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है आफ्टर इंजरी। फिर उसके बाद वो मतलब पहले चोट लगी, बेहोश हुआ, फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गया, फिर दोबारा डिटोरिएट हो गया, तो वो होता है ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल एपिड्यूरल हीमाटोमा में होता है, जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा में ल्यूसिड इंटरवल नहीं होता। बूढ़े पेशेंट में होता है, खास तौर पर जिनकी वेन्स स्ट्रेच हो जाती है, कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करती है। तो एपिड्यूरल हीमाटोमा में ल्यूसिड इंटरवल होता है और पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। सबड्यूरल हीमाटोमा में हेडेक, कंफ्यूजन, डिजीनेस ये आपको देखने को मिलती है। अब आगे आ जाते हैं, इन दोनों के अंदर आपने नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराना है। एपिड्यूरल हीमाटोमा में बाइकन्वेक्स शेप हीमाटोमा होता है, बाइकन्वेक्स हाइपर डेंसिटी होती है और लेंस शेप होती है, लेंटिफॉर्म होती है, जो कि स्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती। जबकि सबड्यूरल हीमाटोमा में क्रीसेंट शेप होता है जिसको बनाना शेप कहते हैं और ये स्यूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है। एपिड्यूरल हीमाटोमा इमरजेंसी होती है जिसमें आपने क्रेनियोटमी या बर होल सर्जरी करनी है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी की गई है विद अ रिलैक्स माइंड और आईज क्लोज्ड है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब माइंड रिलैक्स है लेकिन आईज क्लोज्ड है, तो ये कौन सी वेव आएगी? अल्फा वेव्स आएगी। अगर उसकी आईज ओपन होती तो फिर हम बीटा वेव्स कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी में कौन कौन सी वेव्स आती है, इनके पॉइंट्स आपने जरूर अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब ना उसमें
आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी की वेव होती है वो डेल्टा वेव्स होती है, जिसकी 0.5 से लेकर 4 होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। डेल्टा वेव फ्रंटल रीजन में देखने को मिलती है और ये डीप स्लीप में देखने को मिलती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में देखने को मिलती है। अब जो डेल्टा वेव है छोटे बच्चों में तो कॉमन होती है, लेकिन अगर अडल्ट्स में आना शुरू हो जाए तो ये ट्यूमर या एन्सेफेलोपैथी की वजह से होती है, लाइक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। इसके बाद आती है थीटा वेव, 4 से लेकर 8 फ्रीक्वेंसी की होती है, टेम्पोरल लोब में होती है और ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में अराइज करती है, जो कि लाइट स्लीप वाली होती है। अब अडल्ट्स में जो थीटा वेव होती है वो रिलैक्सेशन या क्रिएटिव माइंड को इंडिकेट करती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो ये एपिलेप्सी या टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में होती है। इसके बाद है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव ऑक्सीपिटल लोब में राइज करती है। अब ये अगर आप रिलैक्स्ड हो और आइज क्लोज्ड है, मतलब आप पुरसकून हो, उसमें आपको ये देखने को मिलती है। जो बीटा वेव होती है फ्रंटल में देखने को मिलती है। अगर आप एक्टिव थिंकिंग कर रहे हो, एक्टिव थिंकिंग सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ये बीटा वेव्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा गैमा वेव्स है। गैमा वेव्स आपके हाई लेवल इंटेलेक्चुअल उसमें देखने को मिलती है, लेकिन और अगर ये ज्यादा आना शुरू हो जाए तो ये शिजोफ्रीनिया में देखने को मिलती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉट्स। डॉट्स तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कॉज टीबी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नेचुरल किलर सेल है उसका क्या काम होता है, ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय करना जो वायरस इन्फेक्टेड है या ट्यूमर सेल से इन्फेक्टेड है। ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो तमाम सारे लिम्फोमा के अंदर आपने कीमो करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप सर्जरी भी कर सकते हैं। और जो CLL है वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो कौन सी फूड है जिसकी वजह से कैंसर कम हो जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट बूंस लिखा है, हालांकि यहाँ पे एप्पल होना चाहिए था। ठीक हो गया मेरे नजदीक। पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोज विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। एक पेशेंट है जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी डायग्नोज है। ठीक हो गया, मतलब उसको डाउन सिंड्रोम होगा। और डाउन सिंड्रोम में आपको ALL देखने को मिलता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसके बाद है पैथोजेनेसिस ऑफ DIC। तो DIC को कंजप्शन कोआगुलोपैथी भी कहते हैं। तो इसमें आपके जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है इम्पेयर्ड हो जाता है। असल में ना यहाँ पर कंजप्शन है, इम्पेयर्ड नहीं होता बल्कि कंजप्शन हो जाते हैं। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन शुड बी चार्ली, ओके, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद है बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्री लोड। तो प्री लोड के लिए क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। इसके बाद एक लेडी है जिसको मेलर रैश है, डेट मीन्स उसको SLE हो चुका है। SLE में कौन सी एंटीबॉडी, ठीक हो गया। अच्छा, SLE या SLE की, अगर SLE की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रही है, आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बस हो रही है, तो उसको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक हो गया, जिसको हम एपला भी कहते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो इसको एपला भी कहते होते हैं, SLE से रिलेटेड होता है। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये बात रट्टा मारनी है। ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसमें एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती है, रिकरेंट आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस करवाती है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज होती है 3 तरह की होती है, एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन और ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट होती है। ठीक हो गया। ये एंटीबॉडीज क्या करती है, ये ना आपके थ्रोम्बस को प्रमोट करती है। अब ये मोस्टली SLE की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब पेशेंट में आपको DVT देखने को मिलता है, आर्टीरियल थ्रोम्बस देखने को मिलता है, रिकरेंट मिसकैरेजेस देखने को मिलते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। क्लियर। और पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है। अब इसका ना डायग्नोसिस करने के लिए आपको क्लिनिकल क्राइटेरिया और लेबोरेटरी क्राइटेरिया दोनों चाहिए। क्लिनिकल के अंदर आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बस होता है और प्रेगनेंसी लॉस होता है। और लेबोरेटरी के अंदर 3 तरह की एंटीबॉडीज होती है, नाम बता चुका हूँ ऑलरेडी। कौन कौन सी, एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन और ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने एंटीकोआगुलेंट इस्तेमाल करने हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और एस्पिरिन इस्तेमाल करना है। एस्पिरिन आप प्रिवेंशन के लिए भी दे सकते होते हैं। इसके बाद अबाउट कार्डिक प्लेक्सिस। कार्डिक प्लेक्सिस के बारे में क्या बात ठीक है, कार्डिक प्लेक्सिस एक वो नर्व फाइबर्स होती है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, ऑटोनॉमिक सप्लाई प्रोवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड कार्डिक प्लेक्सिस। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होता है। सबसे पहली बात, कार्डिक प्लेक्सिस
हार्ट के बेस के ऊपर होता है, ठीक हो गया। इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों होती है। खास तौर पर ये जब ट्रैकिया के बाइफर्केशन के लेवल पे होता है। अब इसके अब ना इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं। जो सिंपैथेटिक होते हैं वो T1 से लेकर T4 तक होते हैं, T1 T2 T3 T4 तक होते हैं। और सिंपैथेटिक ने हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड फ्लो को बढ़ा देना है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वेगस से आते हैं, उसने हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देना होता है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक स्लाइड को देख रहा है जिसमें सेल श्रिंक हो गया है। अगर सेल की स्वेलिंग होती है और सेल फट जाते हैं तो नेक्रोसिस में जाना था, लेकिन सेल श्रिंक हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जबकि नेक्रोसिस क्या होती है? एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। जो एपोप्टोसिस है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यानी जो एपोप्टोसिस है ये प्रोग्राम्ड या रेगुलेटेड सेल डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। जो एपोप्टोसिस रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है, दो मैकेनिज्म्स की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या डेथ रिसेप्टर पाथवे, जिसके अंदर सेल की फ्रेगमेंटेशन होती है, छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडी होती है जिसको दूसरे सेल फेगोसाइटोस कर जाते हैं। जबकि नेक्रोसिस एक्यूट सेल इंजरी की वजह से होती है, उसमें सेल स्वेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक होता है, नेक्रोसिस में सेल की स्वेलिंग होती है। एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस की कंडेंसेशन और फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्रोसिस में कैरियोलाइसिस होती है जिसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। ओके। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल्स की वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लाइक अगर डीएनए डैमेज है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया। जबकि नेक्रोसिस ट्रॉमा, इस्कीमिया, इन्फेक्शन की वजह से होता है। एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, एटीपी इस्तेमाल होती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती। नेक्रोसिस एनर्जी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है। एपोप्टोसिस आपके डैमेज या डेंजरस सेल को रिमूव कर देते हैं, नेक्रोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी होता है, लाइक जो आपके वेबिंग होती है वो एपोप्टोसिस की वजह से होती है। जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ऑटोइम्यून सेल्स होते हैं, उनको निकाल देता है। सेल्स का टर्नओवर एपोप्टोसिस की वजह से होता है। जबकि इन्फेक्शन ट्रॉमा की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। अगर सरफेक्टेंट कम होगा तो उसकी वजह से आरडीएस हो जाएगा और सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। जब सरफेस टेंशन बढ़ती है तो कंप्लायंस क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है। इसके बाद एक गर्ल है जिसका टेंडर मैस है जो कि क्रेनियली अटैच हो रहा है अम्बलाइकस से, क्रेनियली सुपीरियरली को बोलते हैं, सुपीरियरली, और कॉर्डली अटैच हो रहा है ब्लेडर से, तो उसको बोलते हैं हम यूरेकल सिस्ट। ठीक हो गया? उस मैस को बोलते हैं यूरेकल सिस्ट। अब यूरेकल सिस्ट होती है, एक सिस्टिक स्वेलिंग होती है। जबकि फिस्टुला क्या होता है? एक एब्नॉर्मल ट्रैक होता है। इसके बाद है ह्यूजर मेम्ब्रेन। जो ह्यूजर मेम्ब्रेन होती है हाइपोब्लास्ट से, तो उसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बनानी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बनानी है। ठीक हो गया? तो ये आपने बात रट्टा मारनी है, ह्यूजर मेम्ब्रेन। तो बाकी ह्यूजर मेम्ब्रेन को आप प्राइमरी यॉर्क सैक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी यॉर्क सैक। तो उसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी को कवर करना है। दो तरह की कैविटीज होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है उसको कौन कवर करता है? यॉर्क सैक कवर करता है, जो कि हाइपोब्लास्ट से राइज करता होता है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ना, उसके दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है, एक जो बिनाइन डिजीज करवाता है, एक मैलिग्नेंट कराता है। जो बिनाइन डिजीज है उसको वार्ड कहते हैं, और जो बिनाइन डिजीज होता है ये 6 और 11 की वजह से होता है, जबकि 16, 18, 31, 33, 45 ये कैंसर करवाते हैं। इसके बाद है लैटरल बाउंड्री ऑफ डीप इंग्वानल रिंग। तो डीप इंग्वानल रिंग की जो लैटरल बाउंड्री होती है वो फेशियल ट्रांसवर्सैलिस से बनती है। अब जो डीप इंग्वानल रिंग है ना, डीप इंग्वानल रिंग दो तरह की रिंग होती है, डीप इंग्वानल रिंग और सुपरफिशियल। डीप वाली लैटरल होती है, सुपरफिशियल वाली मीडियल पड़ी होती है। जो डीप इंग्वानल रिंग है ना, ये किसके अंदर पड़ी होती है? फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के अंदर डिफेक्ट होता है। ठीक हो गया? फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के दरमियान में होता है। अब इसके सुपीरियरली आर्कुएट लाइन होती है, लैटरली फेशियल ट्रांसवर्सैलिस है, मीडियली रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, इंटरनल ओपनिंग होती है। क्लियर? फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के अंदर पड़ी होती है, और ये इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्री बनाती है। और इंग्वाइनल कैनाल ने मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड को ट्रांसफर करना, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि एक स्लाइड को देख रहा है जिसमें ट्यूमर ऑफ मसल ऑफ जीआईटी है। तो एक प्रोटीन है जो कि सेल्स को जोड़ती होती है। ठीक हो गया। सेल्स को जोड़ने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। तो जो फाइब्रोनेक्टिन है उसका मसला हो सकता है। ठीक हो गया, फाइब्रोनेक्टिन का। तो अब हम आगे चलते हैं। फाइब्रोनेक्टिन के बारे में ज़्यादा कोई मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी नहीं है, बस एक बात रट्टा मार लेना कि फाइब्रोनेक्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो सेल की एडहेरेंस कराती होती है और वुंड की हीलिंग भी कराती होती है। इसके बाद जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है ना, ये कहाँ कहाँ पे पड़ा होता है? 3 जगह पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। एक आपका आरबीसीज के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज, जिसने जहाँ पे इसने CO2 को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दूसरा ये बोन मैरो के अंदर होता है जहाँ पे ये बोन की रिजॉर्प्शन कराता होता है। और तीसरा होता है आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जहाँ पे बाइकार्बोनेट की रिअब्जॉर्प्शन कराता है। अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा, हाइपरकलीमिया होगा, तो हार्ट किसके अंदर चला जाएगा? डायस्टोलिक अरेस्ट में चला जाएगा। ठीक हो गया। हार्ट कहाँ पर चला जाएगा? डायस्टोलिक अरेस्ट में। अगर हाइपोकलीमिया है, अगर हाइपोकलीमिया है तो फिर हार्ट कहाँ जाएगा? हार्ट सिस्टोलिक अरेस्ट में चला जाएगा। एक बात रट्टा मारना, कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ऑपोजिट है। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा तो हार्ट सिस्टली में अरेस्ट हो जाएगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा और ये कम होगा, कैल्शियम कम होगा, तो हार्ट डायस्ट्री में चला जाएगा। इसके बाद जो लोकलाइज्ड एडीमा होता है वो लिम्फ के एक्युमुलेशन की वजह से होता है और ये लिम्फ वेसल्स के इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस की वजह से होता है, जो कि क्लासिकली आपको एलिफेंटियासिस में देखने को मिलती है, लिम्फेंजाइटिस में देखने को मिलती है। इसके बाद एक है पर्सन जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई को आइडेंटिफाई करने वाला है। अब एसिड फास्ट आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है, इसके अलावा और कौन सा होता है? टीबी वाला और लेप्रोसी वाला होता है। तो एसिड फास्ट बेसिलाई के बारे में क्या खास बात होती है? इनके पास माइकोलिक एसिड्स होता है जो कि इसको स्टेन करता है। इसके बाद एक 5 मंथ ऑफ एमेनोरिया है और उसको जर्मन मीजल्स या रुबेला हो गया। रुबेला की वजह से 5th वीक में आई है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको कैटरेक्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। रुबेला यूजुअली प्रेगनेंसी में डेफनेस कराता होता है। अगर फीमेल विद इन 7 वीक आई है तो कैटरैक्ट, अगर 7 वीक के बाद आई है तो डेफनेस है। इसके बाद बायलैटरल कैटरैक्ट है, लो बर्थ वेट है तो रुबेला का होगा। रुबेला में PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस भी देखने को मिलता है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आपको रुबेला में देखने को मिलता है, इसके अलावा प्री मैच्योर में देखने को मिलता है, हाई अल्टीट्यूड वाली फीमेल में देखने को मिलता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका थिन फ्रोथी ग्रीन फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज है जिसमें पेयर शेप ट्रोफोजोइड्स है। पेयर शेप फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है और पेयर शेप ट्रोफोजोइड है तो ये ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलता है। ठीक हो गया, ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलता है। अब ना आपको ट्राइकोमोनियासिस में और गार्डेनिला वजाइनालिस में ठीक है, और कैंडिडा में डिफरेंस आना चाहिए आपको। ठीक हो गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैक्टीरियल वजाइनोसिस वाला, एक बात रट्टा मारना है, जो फूल स्मेलिंग होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है? ये ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसके लिए मैं आपको पहले से माजरत कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा, जो जो ट्राइकोमोनियासिस, गार्डिनिला वजाइनालिस और कैंडिडियासिस, ये तीनों वजाइनल डिस्चार्ज कराते हैं। लेकिन एक बात रट्टा मारना, जो ट्राइकोमोनियासिस होता है ना, ये होता है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से। जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है गार्डिनिला वजाइनालिस की वजह से होता है, जबकि कैंडिडा अल्बाइकन की वजह से होता है। ट्राइकोमोनियासिस के अंदर येलो, ग्रीन, फ्रोथी, फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस के अंदर ग्रेइश वाइट फिशी डिस्चार्ज होती है। कैंडिडियासिस के अंदर कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज होती है। ईचिंग सबसे ज्यादा ट्राइकोमोनियासिस में होती है और फंजाई वाले में होती है। पेनफुल यूरिनेशन आपको ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती है। अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो जो फुल स्मेलिंग होती है वो ट्राइकोमोनियासिस में, फिशी होती है बैक्टीरिया वाली में देखने को मिलती है। क्लियर? डायग्नोस करने के लिए ट्राइकोमोनियासिस में आपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराना है, जबकि बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लिए एमसेल क्राइटेरिया होता है, जबकि फंजाई के लिए आपने
5% के एवज के ऊपर प्रिपेयर करना होता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल होता है। फंजाई वालों के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल आपने इस्तेमाल करना होता है। क्या इस्तेमाल करना होता है, फ्लूकोनाजोल आपने इस्तेमाल करना होता है। अब एमसेल क्राइटेरिया बैक्टीरियल वजाइनोसिस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात रट्टा माना, ट्राइकोमोनियासिस को स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी कहते हैं, ठीक है। एमसेल क्राइटेरिया बैक्टीरियल वजाइनोसिस में इस्तेमाल होता है। इसमें फिशी ऑर्डर होता है, इंक्रीज पीएच होती है 4.5 से, क्लू सेल आपको देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल सेल जो कि बैक्टीरिया से कोटेड होते हैं ऑन वेट माउंट। इसके बाद एक फीमेल है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। अब मैं यही एक्सप्लेन करने वाला था। अब उसके जर्की मूवमेंट है, पेयर शेप है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलता है। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कैपोन्यूरोसिस में देखने को मिलती है। डीप रिंग फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में होती है। इसके बाद जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 3 होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस होता है, जबकि आपका सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है। इसके बाद मैक्सिमम वेजो कंस्ट्रिक्शन आपको कोकेन में देखने को मिलती है। दैट इज वाई जो कोकेन है ना, नॉर्मली आपने लोकल एनेस्थीसिया जब आप देते हो ना, तो आपने साथ में क्या देना होता है, आपने अ, अ, इनके साथ आपने वेजो कंस्ट्रक्टर देने होते हैं। एक्सेप्शन कोकेन है। इसके बाद है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो फिल्टर नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन पड़ी होती है। इसके अलावा और नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीग्लाइकान पड़े होते हैं। जो गैग्स और प्रोटीग्लाइकान है, ठीक हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते होते हैं और कहने का मतलब है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस नहीं आ पाते। यानी जो ग्लोमेरुलर जो एल्ब्यूमिन है ना, वो फिल्टर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एल्ब्यूमिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीओग्लाइकान पड़े होते हैं, उन पर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर। इसके बाद है ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवानी है। बस रट्टा मार लेना कि जो आपका ग्लूकागोन है ना, उसने लीवर पे काम करना है और स्केलेटल मसल के ऊपर एपिनेफ्रिन ने काम करना है। ग्लूकागोन इंक्रीज ड्यू टू, ग्लूकागोन ने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, तब जब आपका ग्लूकोज का लेवल कम होगा, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में, तब ये बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ग्लूकागोन का लेवल कब बढ़ेगा, देखो ग्लूकागोन ने करना क्या है, ग्लूकागोन ने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना है। तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा या जब अमाइनो एसिड का लेवल लाइक आर्जिनिन ज्यादा होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन है या एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है या एक्सरसाइज है, और कब ग्लूकागोन का लेवल कम होगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंसुलिन होगी। ठीक हो गया। आ, ठीक है, तब ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है या इंसुलिन है वो इनहिबिट करती है, सोमैटोस्टैटिन तो सबको इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर जो यूरेट्रिक बर्ड होता है उसने किडनी के पास पहुंचना है और इसने डिफरेंशिएशन करानी है, लेकिन अगर यूरेट्रिक बर्ड किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा तो वो किडनी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल एजेनेसिस होगी। कलेक्टिंग सिस्टम तो बन जाएगा, यूरेटर बन जाएगा, लेकिन किडनी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है ट्रू हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही बंदे में दो तरह के जेंडर आ गए हैं। अब जो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट होता है वो एक्स एक्स में देखने को मिलता है। जो बेस्ट आंसर होगा एक्स एक्स, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलिग्नेंसी के क्या फीचर होता है, मेलिग्नेंसी में होता है इन्वेजन होता है और मेटास्टेसिस होता है। तो इन्वेजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस मेंस्ट्रुएशन में शेड हो जाती होती है और इसके अंदर मजीद दो लेयर्स होती है, कॉम्पैक्टम होता है और स्पोंजियोजम होता है। नेक्स्ट है जो ईस्ट्रोजन है, अडल्ट फीमेल में क्या करेगा, ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लेवल को बढ़ाएगा। इसके अलावा डक्ट्स की डेवलपमेंट कराता होता है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई ऑफ वुल्वा, तो वो कौन सी होती है, पुडेंडल नर्व होती है, मेन नर्व ऑफ पेरिनियम है। इसके बाद हिमाचूरिया और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हार्ड स्टोनी हार्ड प्रोस्टेट है। तो जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो इंटरनल इलियक और सैक्रल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया मिडल ऑप्टिक क्याज्मा के लीजन की वजह से होता है। इसके बाद डिलीवरी के बाद जो इनलार्ज यूट्रस है वो रिग्रेस हो जाता है ड्यू टू लाइसोसोमल एक्शन, दिस इज कॉल्ड एट्रोफी। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होती है, नॉर्मल जीन्स होती है जो कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, अगर ये खराब हो जाए तो ये ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसके लेफ्ट लोअर फुट पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है और वीकनेस ऑफ फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस है और एंकल जर्क नहीं आ रहा। एंकल जर्क की रूट वैल्यू S1 S2 होती है, डेट मीन्स S1 रूट काम नहीं कर रहा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इली क्रस्ट L4 वर्टिब्रा के लेवल पे देखने को मिलता है, L4 L5 के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। नेक्स्ट है कि सर्जरी हुई है जिसमें सुप्रा प्यूबिक एरिया को डैमेज हो गया है, ब्लड सप्लाई कम हो गया है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पे। तो रेक्टस एब्डोमिनस को सप्लाई करने वाली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दोनों होती है।
तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फिर भी ब्रांच देगी। नेक्स्ट है कि कौन सी ड्रग ओरली नहीं देते, तो वो होती है एड्रीनलिन, बिकॉज उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। सीओपीडी में डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? सीओपीडी के अंदर वी ओवर क्यू रेशो क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, वी ओवर क्यू रेशो, वेंटिलेशन नहीं हो पा रही। नेक्स्ट है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, उसमें न्यूनेटल जॉन्डस भी होता है और मैक्रोसिटिक एनीमिया भी होता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट एक पेशेंट जिसको पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में एपिगैस्ट्रिक पेन है जो कि ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व कैरी करती होती है, ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व। नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाएगा, एक पेशेंट है जिसको यानी जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले पेशेंट में देखने को मिलता होता है। 147 में न्यूनेटल जॉन्डस ही बेस्ट आंसर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ARDS भी लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं इंफीरियर टू पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट के नीचे जो क्रॉस करने वाला स्ट्रक्चर है एंटीरियरली यूरोजेनिटल डायफ्राम, जो कि पेल्विस और पेरिनियम को डिफरेंशिएट करता है। पेल्विक एनेस्थीसिया पुडेंडल नर्व के लिए दिया जाता है, पुडेंडल नर्व इसकियल स्पाइन के लेवल पे पड़ी होती है। नेक्स्ट है कि एनाल्जेसिया फॉर पेन फ्री लेबर, तो उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि GA के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है लेबर में आई है, थैलासीमिया मेजर पॉजिटिव है थैलासीमिया के लिए, और वो भी 8 वीक्स पे है। अब 10 वीक्स के ऊपर हम CVS कर सकते होते हैं, अब 15 पर हम एमनियोसेंटेसिस और 20 पर कोर्डोसेंटेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विच इज़ नॉट ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन इसमें से कौन सा नहीं है, तो APC इसमें ऑन्कोजीन नहीं है जो कि जीन के एम्प्लीफिकेशन कराता है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको लोअर बैक पेन है, डिस्क की हर्निएशन होगी L4 L5 के दरमियान में, तो L5 डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या क्या करवाना है? ईस्ट्रोजन ने डक्ट की डेवलपमेंट करानी है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करानी है। प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना है, सेक्रेटरी फेस को कंट्रोल करना है, एल्विलाई और लोब्यूल की डेवलपमेंट करानी है। प्लास्मोडियम मलेरियाई में डोमिनेंट स्टेज होती है हिप्नोजॉइट्स में, दैट इज वाई प्राइमा को इस्तेमाल होती है। मलेरिया एंटर होता है स्पोरोजोइट की फॉर्म में, स्पोरोजोइट लीवर में मीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो चुकी है आफ्टर RT है, तो एक इस वजह से हो सकती है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन डोर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कल सिस्टम के डैमेज होने की वजह से हो सकती है, जबकि मैकेनिज्म अगर लॉस हो गया तो वो लैटरल इनहिबिशन की वजह से है। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट सोस मेजर मसल की वजह से होता है। मीडियन वाला डायफ्राम, मीडियल वाला सोस फेशिया, लैटरल वाला लंबर फेशिया। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मेलोरी बॉडीज होती है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के फाइबर्स होते हैं। इसके बाद है अनकवर्ड है, और तो ये हीट लॉस रेडिएशन से होगा। अगर अनकवर्ड है तो रेडिएशन है, अनकवर्ड है लाइंग ऑन टेबल है तो कंडक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर मेंशन्ड है तो फिर आपने कंडक्शन में जाना है, और अगर ह्यूमिडिटी है तो कन्वेक्शन में जाना होता है। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन है, ग्रेप लाइक मैस आ रहे हैं तो बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा होगा, हाई टेडिफॉर्म मोल है। लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना। इसके बाद डिफिकल्ट लेबर की वजह से ब्लीडिंग और थ्रोम्बस हो रही है तो वो DIC होता है। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद लोअर एब्डोमिनल पेन है, मैस इन पेल्विस है जो कि अम्बलाइकस तक जा रहा है। ओवेरियन कैंसर हो सकता है, CA 125 है। ओवेरियन ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर, ये ओवेरियन फॉलिकल्स का पार्ट होते हैं। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट, सबसे लास्ट में लिगामेंटम फ्लेवम पियर्स होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया डैमेज हो गया हर्शस्प्रंग डिजीज में, तो S2 S3 S4 से निकलते हैं। प्रीनेटल स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20K से ज़्यादा की होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है तो फिर कैल्शियम क्लोराइड देंगे, ठीक हो गया। कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं मेन, वैसे अल्टरनेटिव कैल्शियम क्लोराइड भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल कहाँ पड़े होते हैं? एक्सोन हाइलक में पड़े होते हैं। एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट होता है। स्किन की पिगमेंटेशन है और डार्क में सिक्रेशन बढ़ जाती है तो वो मेलाटोनिन है। डार्कनेस में मेलाटोनिन है, डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन है, अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो प्रोटीन ए करती क्या है, प्रोटीन ए ऑप्सनाइजेशन को प्रिवेंट करती है स्टेफिलोकोकस ओरियस में। मैटरनल मोर्टेलिटी इज मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि उसमें ह्यूज डिफरेंस है दो ग्रुप के दरमियान में। नेक्स्ट है एक फैमिली हिस्ट्री थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की है तो उसमें आप डी डायमर्स के लेवल्स कराओगे आप हाइपर कोआगुलेबिलिटी को देखने के लिए। अब प्री क्लेम्शिया के चांसेस प्राइमरी ग्रेविडा में 12.3 होते हैं, इंक्रीज आफ्रेंट
इम्पल्स मेथिमोग्लोबिनीमिया की वजह से बढ़ जाती है क्योंकि एनीमिया वगैरह हो जाता है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है तो आपने जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक देनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एचआईवी वाले पेशेंट में ड्राई कफ है तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कराने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं।